चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सेक्शन 37 कहता है इट्स अ ब्लैंकेट डिडक्शन। ब्लैंकेट डिडक्शन का मतलब है जो खर्चे अभी आप पढ़ के आए हो 30 से लेके 36 तक कहीं नहीं है, एंड ऑल दोज एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू माय बिजनेस एंड इन द नेचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे कोई भी खर्चे जो 30 से लेके 36 तक आपको नहीं मिले लेकिन वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड थे और वो रेवेन्यू नेचर के थे, तो 37 में आगे चुपचाप डाल देना, हम कुछ नहीं बोल रहे, कोई नाम नहीं बता रहे यहाँ पे। तो सारे खर्चे, अब इतनी इंडस्ट्रियाँ हैं दुनिया में, इंडिया में, तो उस इंडस्ट्री के हर एक के नेचर का खर्चा अलग अलग हो सकता है। तो अगर वो खर्चा बिजनेस से रिलेटेड था, रेवेन्यू नेचर का था एंड हैज़ बीन इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर, वो पिछले साल में इनकर्ड हो भी जाना चाहिए। मैं पेड की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकर्ड की बात कर रहा हूँ। पेड के लिए तो 6-7 तरह के खर्चे अलग से 43B में दिए हैं जो पेड भी हो जाने चाहिए, लेकिन इनकर्ड तो कम से कम होनी चाहिए। इनकर्ड हो जाना चाहिए, दैट शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू 43B और या सेक्शन 40A3 के अंदर, वहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। वहाँ होगी तो एक अलग बात है, लेकिन इनकर्ड बेस पे वो खर्चे अलाउड हो जाएंगे। बस कंडीशन ये है रिलेटेड टू द बिजनेस, नेचर ऑफ द रेवेन्यू, इन द नेचर दे मस्ट बी ऑफ रेवेन्यू एंड इट मस्ट बी इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर। सपनों में नहीं है, इमेजिनेशन में खर्चा अलाउड नहीं हो, खर्चा प्रीवियस ईयर में इनकर्ड होना चाहिए। मान लीजिए आप कह रहे हो मैं ग्रेजुटी एक्सपेंस डेबिट 2 लाख रुपए तो ग्रेजुटी पेबल, और कोई आदमी ग्रेजुटी लेने वाला सामने खड़ा ही नहीं है, किसको ग्रेजुटी देनी है पता ही नहीं है, तो वो तो इमेजिनेशन है ना, वो खर्चा मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा, खर्चा इमेजिनेशन में नहीं मिलेगा, इमेजिनेशन इनकर्ड होना चाहिए। आगे ग्रेजुटी देनी किसके नाम बताओ? नहीं, अभी तो कोई एम्प्लॉय ने रिटायर नहीं करा, हम सोच रहे कोई मांगेगा तो क्या करेंगे। जिस दिन मांगेगा, जिस दिन आप दे दोगे उस दिन अलाउड हो जाएगा, आज की डेट में खर्चा अलाउड नहीं होगा, है ना। तो सेक्शन एनी एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग एक्सपेंडिचर इन द नेचर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 30 to 36, मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जो सेक्शन 30 से 36 में नहीं दिया गया, एंड आर नॉट बीइंग इन नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, और पर्सनल एक्सपेंस, और वो पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द एसएससी भी नहीं होना चाहिए, laid out or expended wholly or exclusively for the purpose of the business or profession shall be allowed in computing the income chargeable under the head PGBP। बिजनेस और प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर जितने जो भी इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हो, अगर कोई ऐसा खर्चा है जो नेचर में कैपिटल नेचर नहीं है, पर्सनल नेचर का नहीं है और 30 से 36 तक कवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे आगे चुपचाप मिल जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Explanation 1, for the removal of doubt, it is hereby declared that any expenditure incurred by an SSC for any purpose which is an offence or which is prohibited by law shall not be deemed to have been incurred for the purpose of business or profession, and no deduction or allowance shall be made in respect of the expenditure। ऊपर क्या कह रहा है कि आपको सारे खर्चे मिल जाएंगे, रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए, मस्ट बी इनकर्ड फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन, शुड नॉट बी पर्सनल पर्पज, और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, और वो 30 से 36 तक कवर ना हो, तो सारे खर्चे अलाउड हो जाएंगे। लेकिन क्या कह रहा है, अगर कोई ऐसा खर्चा है जो ऊपर की सारी कंडीशन बात कर रहा है, बिजनेस से रिलेटेड है, पिछले साल में इनकर भी कर दिया, कैपिटल नेचर का भी नहीं है और पर्सनल नेचर का भी नहीं है, लेकिन वो खर्चा क्यों हुआ पता है? बाय द वायलेशन ऑफ लॉ, आपने किसी लॉ की वायलेशन कर दी। अब इसके अंदर एक क्लॉज और हो चुका है, वो लॉ अभी नीचे आ जाएगा कहीं पे एक्सप्लेनेशन, वो लॉ चाहे इंडिया का ब्रीच करा या इंडिया के बाहर का ब्रीच करा, कहीं पे भी आपको खर्चा अलाउड नहीं होगा। लॉ ब्रीच करने की वजह से कोई एक्सपेंस होता है तो वो खर्चा अलाउड नहीं होगा, है ना। मान लीजिए आपने क्या नाम कहते हैं जीएसटी की लेट फीस पे करी, इंटरेस्ट पे करा, तो वो खर्चा अलाउड नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि वो क्या करा, जीएसटी ने लॉ बना रखा ना, क्योंकि ड्यू डेट पे करनी है, तो ड्यू डेट पे नहीं करोगे, इंटरेस्ट पेनल्टी पे करोगे, तो वो खर्चा भी इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है। लेकिन आपने किसी से उधार लिया, ठीक है, आपने किसी से पैसे उधार लिए थे, उसने बोला था ड्यू डेट पे नहीं देगा तो इंटरेस्ट के साथ 10,000 रुपये पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, लेकिन उसकी आपने पेनल्टी दे दी, तो वो अलाउड है। इट इज़ नॉट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ, इट इज़ द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द बिजनेस पैक्ट। अगर आपके बिजनेस टर्म्स की वजह से कोई पेनल्टी देनी पड़ रही है तो वो अलाउड है, लेकिन अगर पेनल्टी पेड इन नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एनी एक्ट, आइदर इट इज इंटरनेशनल और नेशनल एक्ट, इंडियन एक्ट की पेनल्टी है या किसी इंटरनेशनल एक्ट की पेनल्टी है, तो वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹5 करोड़ बाई 30 नवंबर
2022। इसमें एक पेनल्टी क्लॉज था, है ना, एक पेनल्टी क्लॉज। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कई बार पेनल्टी क्लॉज होते हैं, अगर टाइम पे नहीं दोगे तो क्या होगा। इसमें पेनल्टी क्लॉज था, अगर ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करा है, ए ने गुड सप्लाई करनी है, ये सप्लायर है, ए सप्लायर है, ए ने बी को 5 करोड़ रुपए के मटेरियल सप्लाई करना है। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है कि अगर बी ए मटेरियल सप्लाई करने में डिले करता है, सब्सटेंशियल डिले करता है, तो 20 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ड्यू डेट क्या है, 30 नवंबर, लेकिन ए सप्लाइड गुड्स ऑन 1 जनवरी 2023। क्या पेनल्टी क्लॉज ट्रिगर कर जाएगा या नहीं कर जाएगा? पेनल्टी क्लॉज ट्रिगर कर जाएगा। बी ए से 20 लाख रुपए का कंपनसेशन लेगा, और वो क्योंकि एग्रीमेंट में है तो बी को देना भी, ए को देना भी पड़ेगा। अब ए ने 20 लाख रुपए की पेनल्टी दे दी। पेनल्टी ये बिजनेस टर्म्स हैं, देनी पड़ सकती है। पेनल्टी पेड बाई बी, सॉरी बी ए बाई ए, पेनल्टी पेड बाई ए ₹20 लाख। तो ये खर्चा अलाउड होगा या नहीं होगा? हाँ जी, ये खर्चा अलाउड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, होगा। कौन से लॉ का वायलेशन है? ये तो बिजनेस एग्रीमेंट का वायलेशन है। किसी लॉ का वायलेशन कोई है? गवर्नमेंट के, किसी इनकम टैक्स के, भारत के किसी कानून का, कोई आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट का वायलेशन है। तो अगर मैं यही बता रहा हूँ, अगर ये किसी एक्ट का वायलेशन की वजह से पेनल्टी होती तो नहीं होती, ये क्योंकि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वायलेशन की पेनल्टी है तो ये लगेगी। ए ने 20 लाख रुपए की पेनल्टी दे दी, तो ए को खर्चा 20 लाख रुपए का, ऑनलाइन वाले बच्चों, ए को 20 लाख रुपए का खर्चा मिलेगा। और बी के लिए हाथ में क्या होगा जाके? ये कौन सी वाली इनकम? अदर कैसे हो सकती है? पीजीबीपी की इनकम है, ड्यू टू पीजीबीपी तो आई है। ये किस लिए आई है? 28 में ही तो पढ़ के आए थे। पीजीबीपी की इनकम है बी के हाथ में, बिजनेस की वजह से तो पेनल्टी मिली है, से डैमेज क्यों मिला है? बिजनेस की वजह से मिला है। तो ये पीजीबीपी की इनकम है बी के हाथ में, ये बी के हाथ में इनकम है और ए के हाथ में खर्चा है। अगर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ की वजह से, किसी लॉ की वायलेशन की वजह से पेनल्टी लगती है, आइदर इट इज अ नेशनल पेनल्टी और इंटरनेशनल केस में, तो दोनों में से कोई भी अलाउड नहीं है। अब पहले लोग क्या कर रहे थे कि इंडिया के लॉ कोड में अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन होती थी, उसकी वजह से कोई पेनल्टी लगती थी तो वो डिसअलाउ हो जाती थी, वो मान जाते थे। लेकिन पता लगा बाहर घूमने गए हैं, बाहर मतलब बिजनेस टूर पे गए हैं, बाहर उनकी कंपनियों को पेनल्टी लग रही है, उसका खर्चा यहाँ डालते हैं, क्योंकि लास्ट में तो बुक्स एक ही जगह होती हैं। जो इंडियन रेजिडेंट आदमी है, जो इंडियन रेजिडेंट कंपनी है, उसकी सारी ग्लोबल इनकम ही तो टैक्स होती है, तो उसकी ग्लोबल इनकम ही टैक्स होती है। तो जो बाहर की कंट्री में उसको पेनल्टी लगी थी लॉ की वायलेशन की वजह से, वो यहाँ के खर्चों में डाल देते थे और अलाउड हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा था इंडियन लॉ। तो अब उन्होंने बाद में उसको कर दिया इंडियन लॉ या इंटरनेशनल लॉ, कहीं भी होगा तो यहाँ खर्चा अलाउड नहीं होगा, बात खत्म। उस कंट्री में होता हो तो हो जाए, लेकिन इंडिया के खर्चों में तो अलाउड नहीं होगा। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज hereby declared that for the purpose of subsection 1 any expenditure incurred by the assessee on activity relating to the cooperative social, अच्छा कॉर्पोरेट CSR होता है। एक क्या होता है, एक CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें ना, कंपनी एक्ट 2013 ने एक CSR बनाया है ना, सेक्शन 135 है कंपनी एक्ट 2013 का। वो कहता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा, यानी कि आप इतने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हो, आप सोसाइटी से इतना पैसा कमा रहे हो, सोसाइटी की सारी चीज़ें रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, तो आपको सोसाइटी के लिए कुछ गिव अप भी करना चाहिए। तो अगर आपने CSR में कोई एक्सपेंडिचर करा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई एक्सपेंडिचर करा है, तो इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर, वो खर्चा नहीं माना जाएगा। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फंड। देखो क्या हो रहा है, कई बार आपने रास्ते में देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियों में, कहीं एम्बुलेंस वगैरह में लिखा होता है डोनेटेड बाय सच एंड सच कंपनी, है ना। अगर नहीं देखा हो तो अब देखना, गाड़ियों पे, कई गाड़ियों पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, दिस व्हीकल इज डोनेटेड बाय सच एंड सच कंपनी, इस प्राइवेट लिमिटेड, उस लिमिटेड कंपनी ने दिया हुआ है। तो वो क्या होता है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदर पैसा दे रहे हैं, उनको वहाँ खर्च करना ही पड़ता है। वहाँ पे परसेंटेज फिक्स है, ROC में, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको एटलीस्ट इतना परसेंटेज अमाउंट CSR में देना ही पड़ेगा। और CSR में सबको पैसा नहीं दे सकते हो। CSR में पैसा लेने के लिए भी गवर्नमेंट ने वहाँ से लोग नॉमिनेट कर रखे हैं कि उन्हीं लोगों को CSR में एक्सपेंडिचर पैसा दोगे आप। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कंपनी अगर कोई खर्चा करती है तो इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर, इट इज़ ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट। क्यों? वो कब देना है? प्रॉफिट कमाने के बाद, है ना। जो CSR में एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो कब है? एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट है। आपने जो इतना प्रॉफिट एक्यूमुलेट करा है, इतनी कैपिटल, इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट करी है इतने सालों में, तो उसमें से कुछ पैसा समाज की भलाई के लिए खर्च कर दो आप। तो CSR का खर्चा नहीं माना जाता, है ना। आपने व्हीकल दे दिया, दान कर दिया, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को आपने एक व्हीकल दान कर दिया, तो व्हीकल क्या अब आपकी बुक्स में है? वो
नहीं है। डेप्रिसिएशन ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, आपने डोनेट ही कर दिया, आपके नाम पे ही नहीं हो तो आपने सामने किसी और के रजिस्टर कराया है। क्यों रजिस्टर कराया सामने वाली ट्रस्ट को? व्हीकल चलते टाइम रास्ते में कोई नुकसान हो जाए तो कंपनी भुगतेगी उसको। अगर कंपनी के नाम पे बुक्स हो गए तो कंपनी कोर्ट में धक्के खाती रहेगी ना। तो कंपनी क्या करती है? डोनेट करती है, सीधे उसी ट्रस्ट के नाम पे डोनेट दे देती है। कई लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अगर डोनेट CSR में दिए हैं तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ फंड, बट इट इज नॉट एक्सपेंडिचर इन द PGBP। वो बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा, वो प्रॉफिट का एप्लीकेशन है। तो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो भी खर्चा होगा वो खर्चा अलाउड नहीं होता। सेल नॉट बी डीम टू बी इनकर्ड एक्सपेंडिचर इनकर्ड, वो खर्चा माना ही नहीं जाएगा आपका। CSR के अंदर आपने कोई पेमेंट करी है तो। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट फॉर द पर्पज ऑफ ये अंडर प्रोहिबिटेड लॉ, अंडर एक्सप्लेनेशन लॉ 1 एंड सेल बी डीम टू हैव बीन इनकर्ड, ये वही वाला है। अगर आपने इंटरनेशनली कोई खर्चा कराया है तो वो नहीं माना जाएगा कि वो यहाँ जो एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा था वो इंडिया के लिए लिखा था, इंडिया के बाहर के लिए। तो अगर कहीं पे भी खर्चा करा होगा तो खर्चा अलाउड नहीं माना जाएगा, मतलब खर्चा इनकर्ड ही नहीं माना जाएगा। तो खर्चे को क्लेम करने के लिए क्या कंडीशन है? दैट मस्ट बी इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर। इसलिए बार बार वो लिख रहा है सेल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकर्ड, कि वो इनकर्ड माना ही नहीं जाएगा तो खर्चा होगा ही नहीं, अलाउ ही नहीं होगा। तो हम क्या कह रहे हैं? वो ये नहीं कह रहा डिसअलाउ हो जाएगा, कह रहा मैं कह रहा हूँ इनकर्ड ही नहीं माना जाएगा। इनकर्ड ही नहीं माना जाएगा तो P&L में डेबिट ही नहीं कर सकते आप चले जाके। अगर डेबिट भी कर रखा है तो इनकम टैक्स की कंपटीशन में में हटा के बाहर निकालना पड़ेगा आपको। हम ये मान लेंगे इट इज नॉट इनकर्ड एज इट इज नॉट हैपन, है ना, वो हुआ ही नहीं जैसे। फॉर एनी पर्पज विच इज एन ऑफेंस अंडर विच द प्रोहिबिटेड बाय द लॉ बीइंग इंडिया और आउटसाइड द इंडिया टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट परक्यूटेड whatever form to a person whether or not carrying on any a business or exercising a profession, and acceptance of such benefit or perquisited by such a person is a violation of law or rule। ये क्या था? आपको पता होगा जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है ना उनको गिफ्ट मिलती हैं फार्मा कंपनियों से। अभी किसी कंपनी का बहुत बड़ा केस हाईलाइट हुआ था, किसी कंपनी ने अपने मतलब डॉक्टर को अपनी दवाई लिखने के लिए बहुत मोटा पैसा दिया था, तो वो तो अभी हाईलाइट ही हो गया था, वो तो केस ही चल रहा होगा शायद अभी। तो बहुत सारी कंपनियां, फार्मा कंपनियां क्या करती हैं? डॉक्टरों को अप्रोच करती हैं, किसके थ्रू? अपने MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अप्रोच करती हैं कि आप हमारी दवाइयाँ लिखा करो, हमारी दवाई में एक खासियत है, एक खास है। असल में उसका पर्पज़ क्या है कि आप अपनी दवाई के एक बेनिफिट बता रहे हो कि हमारी दवाई इस वाली है, हमने एक नई दवाई बनाई है, हमारी दवाई इस काम में आती है, इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, डॉक्टर को समझाना है। लेकिन अब डॉक्टर कौन सी दवाई लिखेगा, कौन सी नहीं लिखेगा, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंपनियां क्या कर रही थी? डॉक्टरों को गिफ्ट दे रही थी, किसी को टूर दे दिया, किसी को लैपटॉप दे दिया, किसी को कंप्यूटर दे दिया, किसी को और गिफ्ट दे दिया, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, क्योंकि आपको पता है अभी एक डोलो आती है दवाई, डोलो ने 100 करोड़ रुपए के गिफ्ट बांटे हैं, 100 करोड़ रुपए के गिफ्ट बांटे ओवर द पीरियड। तो 100 करोड़ रुपए के गिफ्ट बांटे, सोचो डोलो बिकी कितनी होगी, ठीक है ना, वो पब्लिश डाटा है। तो डोलो ने जो बांटे हैं तो वो अब डॉक्टरों के, तो अब जब हल्ला मचा तो जो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन है और जो मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उन्होंने बैन कर दिया। उन्हें कह दिया डॉक्टर अगर ऐसी गिफ्ट लेते हुए, ऐसी प्रैक्टिस करते हुए, कोई गिफ्ट और ऐसा बेनिफिट लेते हुए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पकड़े गए तो हम उनका लाइसेंस रद्द कर देंगे, है ना, उनकी प्रैक्टिस कैंसिल हो जाएगी, लाइसेंस बंद कर देंगे, लाइसेंस ही रद्द कर देंगे उनका। तो अब वो एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे। पूरी MBBS और सर्जनिंग वगैरह सारी पढ़ी 8-10 साल सारे पानी में हो जाएंगे छोटे से गिफ्ट के लालच में। तो उन्होंने मेडिकल एसोसिएशन ने ही बैन कर दिया। तो वो यही कह रहा है कि अगर किसी बिजनेस और प्रोफेशन में ऐसी गाइडलाइंस है, ऐसी रेगुलेशन है, आप वो वाला कोई इनकम लेते हो या वो वाला कोई खर्चा करते हो तो वो खर्चा आपके लिए अलाउड नहीं होगा। इनकम तो टैक्सेबल हो जाएगी, ध्यान रख लेना। अगर डॉक्टर किसी फार्मा कंपनी ने यहाँ पे खर्चा डाल दिया तो खर्चा तो डिसअलाउड है, लेकिन उस आदमी के आदमी इनकम अलाउड हो जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे 194R में TDS भी काटना है। सेक्शन 28 का क्लॉज 4 याद है? एनी बेनिफिट और परक्यूजिट रिसीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस। 28(4) का सेक्शन 28 सब सेक्शन उसका क्लॉज 4 था। एनी बेनिफिट और परक्यूजिट रिसीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस। आपने कोर्स ऑफ बिजनेस में मैंने आपको बोला था सिंगापुर का टूर घूम के आए, याद आ गया सिंगापुर का टूर? हाँ, तो वही वाली टूर की बात हो रही है। अगर डॉक्टर ने मान लो गिफ्ट नहीं लिया, उसे डॉक्टर को सिंगापुर का टूर घुमा दिया, तो वो सिंगापुर का टूर डॉक्टर के हाथ में बिजनेस इनकम होगा, क्योंकि वो कंपनी 194R में TDS काटेगी, लेकिन उस कंपनी को खर्चा अलाउड नहीं होगा, क्योंकि वो डॉक्टर की प्रैक्टिस की लॉ में, रेगुलेशन में मना है, इसलिए वहाँ अलाउड नहीं होगा उसको। लेकिन उस डॉक्टर के हाथ में इनकम हो जाएगी, ध्यान रखना। टू कंपाउंड एन ऑफेंस, देखो कंपाउंडिंग एन ऑफेंस क्या होता है, कंपनीज एक्ट वगैरह में क्या होता है, मान लीजिए
कई बार क्या होता है कि आपको कुछ खर्चे ना पैनल आपको सजा होने की है, मान लीजिए कोई ऐसी गलती कर दी आरओसी वगैरह में, कुछ ऐसी गलती कर दी उसमें सजा हो सकती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है सजा को कंपाउंडिंग करा देती है। कंपाउंडिंग मतलब आप उसके बदले में फाइन भर दो, क्योंकि उससे किसी का इंडिविजुअल आदमी का लॉस नहीं है, वो आपने किसी लॉ की वायलेशन कर दी, किसी एक्ट के कंपनी एक्ट के किसी प्रोविजन का वायलेशन कर दिया है, तो कंपनी एक्ट क्या कहता है कि आप उसे कंपाउंडिंग करा लो, मतलब उसके बदले में पेनल्टी भर लो, जान छुड़ा लो, हम आपको सजा से माफ़ कर देंगे। तो कंपाउंडिंग का जो खर्चा होता है टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ और टाइम बीइंग इन फोर्स और द आउटसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो वही खर्चा आपको नहीं मिलेगा, वो खर्चा भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगेन क्या है लॉ की वायलेशन की वजह से हो रखा है ना। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, नो अलाउंस शैल बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एनएसएससी ऑन एडवर्टीजमेंट, सोवेनियर, ब्रोशियर, ट्रैक्ट, पैम्पलेट और लाइक पब्लिश बाय द पॉलिटिकल पार्टी। मान लीजिए किसी बिजनेस हाउस ने, अब इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में, बीजेपी के अपने पैम्पलेट में, ब्रोशियर में कुछ अपना प्रमोशन दे दिया, अपनी कंपनी का नाम दे दिया, पता है सारे इंडिया में जाएगा, किसी भी पार्टी के में, बीजेपी कोई भी पार्टी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें अपना प्रमोशन दे दिया, तो उस कंपनी को खर्चा नहीं मिलेगा। ठीक है, एडवर्टाइजिंग है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशियर में एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई खर्चा कराया तो वो खर्चा नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक्ट बनाने वाले कौन है? पॉलिटिकल पार्टियां। पॉलिटिकल पार्टियों ने तो एक्ट बनाया है, जिसने भी बनाया, चाहे आज की डेट में बीजेपी या कल की डेट में कांग्रेस थी, तो बनाया तो पॉलिटिकल पार्टियां। उन्हें पता था कि अगर हमारे को पैसा नहीं मिलेगा तो हम ये सारा खर्चा कैसे करेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे जाके लिख दिया 37 में अलाउड नहीं है, सेक्शन 80 में जाके लिख दिया, वहाँ 80GG B या 80GG H कुछ करके है, वहाँ पे जाके लिख दिया कि ये खर्चा एज डिडक्शन ले सकते हो। GTI में से घटाने को मिलते हैं ना सेक्शन 80 से 80 UU की डिडक्शन, तो वहाँ पे लिखा है एज डोनेशन इसे डिडक्शन ले सकते हो वहाँ पे जाके। तो बात तो एक ही है, आप P&L में डेबिट नहीं करने दो, मेरे को नेट प्रॉफिट में घटाने दो, कहीं तो घटाने दो, गई मत करने दो P&L में डेबिट। तो उन्होंने यहाँ पे तो लिख दिया कि डिस अलाउ है, वहाँ सेक्शन 80GG B या GG H करके है, क्योंकि वो कंपनियों के लिए सेक्शन अलग है और इंडिविजुअल के लिए सेक्शन अलग है, तो वहाँ पे जाके आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे मना कर दिया। तो बात ये था, इन्हें पता था हम कहाँ जाएंगे बाद में, है ना, हमारे को खर्चा नहीं मिलेगा तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशियर में कौन छपवा के देगा। तो अब क्या होता है, ऊपर से नीचे तक पेज लिखा होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम, नीचे लिखा होता है एक NIFM लिमिटेड, है ना। तो NIFM लिमिटेड ने एक, मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसको, जिसकी विचारधारा से सपोर्ट करते हैं, उसके नाम का प्रोसीजर छाप दिया कि इसको वोट दो, इसको दो, इसने ये करा, इसने ये करा, ये करा, नीचे आ गया NIFM। तो NIFM पूरी जहाँ जहाँ वो पॉलिटिकल पार्टी का पर्चा बटेगा, सबके हाथ में NIFM भी तो जा रहा है, तो NIFM का प्रचार हो रहा है, तो NIFM का वो खर्चा P&L में डेबिट करने को नहीं मिलेगा। लेकिन सेक्शन 80 के अंदर जहाँ डिडक्शन है, डोनेशन 80G का कोई सेक्शन है, उस डोनेशन, वहाँ सेक्शन में जाके डोनेशन में क्लेम कर लेगी वो। बात तो एक ही हो गई, मेरे को तो खर्चा अलाउड ही हो गया। तो ये ऐसे होता है। तो ये था सेक्शन 37 कंप्लीट।